नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देखिए, गाड़ी तो कोई और पकड़नी थी जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी दूसरी ट्रेन में आपको लेकर के चलेंगे। मोदी कुछ बड़ा सोच रहे हैं क्या? ये बात हमने आज आपसे करने का सोचा था। क्यों, इस पर आता हूं मैं 5 मिनट के अंदर। पहले आज की एक बड़ी खबर जो अभी आई जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त, बांकीपुर सीट बिहार की, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत करके आए थे और उनका इस्तीफा हुआ, वो राज्यसभा चले गए, तो वहां उपचुनाव होना है और उस सीट के ऊपर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव पे बीजेपी का कैंडिडेट का पर्चा वापस लेना पड़े। जाहिर है पार्टी ने वापस लिया, किन वजहों से लिया अभी देवेंद्र आपको बताएंगे। ऑफिशियली सिर्फ इतना बताया गया है अभिषेक कुमार की तरफ से कि मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकता। कौन से ऐसे पारिवारिक कारण हो सकते हैं जो अचानक उनके सामने आ गए? ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जो 2 दिन पहले तक नहीं मालूम था बीजेपी को, और आप 2 दिन नॉमिनेशन को है और अचानक उनका इस्तीफा लेना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, नॉमिनेशन वापस करना पड़ रहा है? देवेंद्र, बात छोटी मोटी तो नहीं है, ये भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट की बात है। निश्चित तौर पर सौरभ, और अच्छा खासा मंथन करने के बाद अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस सीट पे वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, जाहिर तौर पे अपनी कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी के तो कम से कम एक व्यक्ति को पर्सनली जानते हो। 40 साल से सीट है ना बीजेपी के पास। और उनके पहले उनके पिताजी, उसके बाद ये, मतलब 9 टर्म से तो लगातार ही बीजेपी वहाँ जीतते रही है। तो एक व्यक्ति से परिचय और सीधा साक्षात्कार हो रहा होगा और एक व्यक्ति के बारे में इन एंड आउट सब पार्टी जानती होगी। ये मान के चला जा सकता है कि अपने स्ट्रांग होल्ड में तो आपके पास कोई कंप्रोमाइज़ करने की मजबूरी नहीं है। उस कंडीशन में एक मंथन हुआ, फिर उसके बाद इस नाम को तय किया गया और नाम को तय करने के बाद ये हुआ क्या, क्योंकि प्रदेश की टीम में युवा मोर्चा में ये उपाध्यक्ष हैं भी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उस लिहाज से समझा गया कि एक पार्टी की जो कोशिश है कि, और ये बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी कोशिश है कि किसी कार्यकर्ता को ही वहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए। और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने विधानसभा सीट पर, उस सीट पे, उस शहर में जहाँ वो हैं, उस सीट पे जो वो खाली कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा किसका रहेगा और से उनके अलावा किसी और की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो सबसे बेहतर वही समझ सकते हैं, सबसे बेहतर फैसला वही कर सकते हैं। आम आदमी तो ये समझेगा कि भाई ये तो नितिन नवीन के नॉमिनी रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भाई इनको लड़वा दो बस, क्योंकि वो नितिन नवीन का नाम ही काफ़ी है जो भी कैंडिडेट होता है उनको जीतने के लिए। तो उस लिहाज से दिया गया। और तब ये पहला खटका तब हुआ जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली से फिर पटना जाना था। कल नहीं गए, आज नहीं गए, मतलब जम्मू से लौट के आए थे और फिर अगले दिन ही पटना जाना था। तो फिर वो थोड़ी हैरानी शुरू हुई। और जब ये कैंडिडेचर आया और फिर जब मैंने पार्टी में लोगों से बात करनी शुरू की इनके बारे में, क्योंकि जाहिर तौर पे ऐसा प्रोफाइल नहीं था जिसके बारे में आप पहले से बहुत ज़्यादा जाने। कार्यकर्ता होना ठीक है और मैं युवा मोर्चा की टीम में रहना, लेकिन बहुत कुछ आपने ऐसा किया नहीं है जिससे लाइमलाइट में रहूँ, जिसके आपके बारे में सब कुछ पता हो। तो उस लिहाज से ज़्यादा डिटेल लेना जब मैंने शुरू किया तो उनमें कुछ सोर्सेज से एकदम से ऐसी चीज़ें पता चली जो मैं हैरान रह गया। और कल जब बाकी नेताओं से मैंने उस बाबत बात करनी शुरू की कि क्या ऐसा है, क्या इस तरह की चीज़ें हैं इनके खिलाफ जो आप लोगों के लिए आगे एम्बेरसमेंट हो सकता है, उसके बारे में सच्चाई क्या है। जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्ट भी करना हो आपको, तो रिपोर्ट करने से पहले तो आप सब कुछ समझ लेते हो ना कि क्या क्या है। तो उस लिहाज से मैं लगातार वो कोशिश कर रहा था समझने को, या पार्टी जानबूझ के इस काम को कर रही है, जानते समझते भी कर रही है, फिर भी वो एक पक्ष समझ में आता। कल रात के बाद ये समझ में आ गया था कि अब तो ये चलने वाला नहीं है, बस समय की बात है कि ये नाम वापस होगा। और सीधे सौरभ अगर आप कहें तो पार्टी ने अपने आप को एक बड़ी शर्मिंदगी से बचाया है। अच्छा, इससे भी बड़ी शर्मिंदगी, मतलब नामांकन वापस लेना अपने आप में, सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी जैसी पार्टी जो इतना होमवर्क करती है, इतना सारा कुछ करती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और वो अपने कैंडिडेट दे और एक दिन में नामांकन वापस हो, और कैंडिडेट जो कि बड़े जोर शोर से बड़े नेताओं की मौजूदगी में, रविशंकर प्रसाद जी जैसे लोग नॉमिनेशन कराने गए, हाँ, वो सब जा रहे हैं, और अगले दिन वो व्यक्ति कहे कि पारिवारिक वजह से मैं चुनाव लड़ने में समर्थ नहीं हूँ। तो ये अपने आप में किसी भी व्यक्ति को समझ में आएगा कि समस्या कुछ बड़ी रही होगी। जितना बताया जा सकता है क्या है वजह, मतलब कोई इनके बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है या लार्ज कोई ऐसी कोई इन्होंने कोई बात छुपाई पार्टी से, कोई ऐसी बात? दो चीज़ सौरभ था जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एकदम से ठोस नहीं था इसलिए हम लोग सीधे उस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड को लेके बड़ी समस्या, और दूसरी उनके अपने आचरण को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या। और हमें ये बताया गया कि
सोर्सेस के मार्फत जो जानकारी मिली कि वो प्रमाण सहित ओह, पार्टी के बड़े नेताओं के पास वो इनके अपने चीज़ें conduct पहुंची। के बारे में? इनके अपने कंडक्ट के बारे में भी और बैकग्राउंड के बारे में भी। तब अगर दोनों चीज़ें इस तरह से हो तो समझा जा सकता है कि सामने प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर हों जो कि चुनाव लड़ रहे हों और उनके पास जब ये इशू आते तो फिर वो किस रूप में एम्पलीफाई करके उस पर बीजेपी पे ये ओवरऑल तो अटैक दोनों करते बातें हैं। अदरवाइज ही पार्टी के लिए बड़ी डैमेजिंग है। मैं वैसी बात करूंगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जिस भी आदमी को चुनाव लड़ा रहे हो उसका बैकग्राउंड चेक आपने नहीं किया। आपका कार्यकर्ता, और वो भी जमीनी कार्यकर्ता है, आपको नहीं मालूम है, वो 10 नेताओं से रोज मिलता होगा आकर के, आपको किसी को पता नहीं चला। और कॉन्डक्ट की बात तो बैकग्राउंड से पहले पता चल जाती है कि भाई इस आदमी का बोलना उठना कैसा है, क्या आचरण है, क्या आदतें हैं, हर आदमी को पता रहता है। हाँ, सामान्य तौर पे असल में क्या है सौरभ कि सामान्य तौर पे देखिए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है, लेकिन जैसे मान लिया आपने कोई गलती की है या कुछ आपसे हो गया है तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो वो देखना होगा कि ये क्या उसमें बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे या क्या कर रहे थे, क्योंकि बहुत जो जानकारी अभी है वो हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एकदम से क्योंकि रिकॉर्ड के साथ वो नहीं है तो इसलिए उतना बचा जा रहा है, लेकिन जितना था वाकई वो बैकग्राउंड चेक होना ही चाहिए था। पार्टी के पास कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, बीजेपी आसानी से उनमें दे सकती थी, तो ये घंटे में नया नाम दे दिया बीजेपी, तो नाम दे भी दिया गया। ये भी कार्यकर्ता ही हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, और उस लिहाज से पार्टी ने वो जो सोच थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि हमें किसी कार्यकर्ता को वहाँ पर देना है, लेकिन बीजेपी जैसे पार्टी में इस तरह की चीज़ हो जाना वो अपने आप में एक बड़ा झटका से कम नहीं है। और आप जब ये फैसला हुआ उसके बाद जिस भी नेता से बात कीजिए तो जिन को कल मैंने बताया था वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अरे आपने तो सबसे पहले बता दिया। मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने कंफर्म कर दिया होता तो कल हमने खबर चलाई होती तो फिर आप लोगों को ज़्यादा सफाई देना पड़ता, ज़्यादा चीज़ें कहनी पड़ती। आप ही तो नहीं है नॉमिनेशन वापस होने के पीछे की वजह। मतलब मैं तो सिर्फ सौरभ इस लिहाज से कि हमें खबर करनी है तो हमें डिटेल चाहिए इसका। और आमतौर पर ऐसी चीज़ों में भी सौरभ ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं बताएंगे ना, कई बार वो भी होता है कि दूसरी पार्टी के लोगों को भी पता चल जाए तो बता देते हैं, लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत होती है ऐसी चीज़ों की वो पार्टी के लोग ही करते हैं, बताते हैं। मुझे हैरानी इस बात को लेके ज़रूर है कि इतना कुछ अगर था तो फिर प्रशांत किशोर ने इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के हिसाब से कुछ भी ठीक है कि बहुत ठोस आपके पास ना हो तो क्लियर कट नहीं बोल सकते थे, कुछ सिगुफा छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं ये की। मुद्दा तो, लेकिन अब मुद्दा तो है ही, अभी वो तो टिकट दे के वापस हुआ है ना, तो प्रशांत किशोर के हाथ में तो अभी भी लड्डू है, वो चाहे तो बात को तो अब पता चल जाए तो उठाएंगे। बहुत ज़्यादा इस लिहाज से नहीं चलेगा ना सौरभ की राजनीति में इस तरह की चीज़ों की आयु बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। आज दूसरा कैंडिडेट आ गया, नॉमिनेशन हो जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें तो उस पर बात होने लगेंगी ना। तो अभिषेक कुमार को भुलाना पड़ेगा बीजेपी को बहुत आसानी से आता। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है जो कि बड़े कद्दावर नेता, जैसे किसी बड़े नेता के साथ अगर ऐसा हो तो वो कहानियां ज़्यादा चलती हैं। इसका ठीकरा किसके सर फूटेगा, किसके सर में घंटी बांधी जाएगी, वो गले में घंटी बांधी जाएगी? देखिए उसमें ठीकरा के हिसाब से अगर आप सौरभ देखें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे अगर कोई हो रहा है और वहाँ पे कैंडिडेट का चयन किया जा रहा है तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री हों, यही 3 लोग प्रमुख विचार मीमांसा जो भी किया गया होगा, जो मंथन किया गया इसी लेवल पे किया गया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके लिए ग्राउंड से कोई सर्वे कराया गया हो, ग्राउंड से कोई नाम मंगाया गया, ये सब चीज़ें तो हुई नहीं होंगी। और ख़ासतौर पर जब उपचुनाव हो रहा है तो उसमें तो और ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपस में सहमति करके बात करके, और किसी को नहीं पता चला है। जैसे अनाउंसमेंट के बाद भी अगर हो गया होता कि जैसे अनाउंसमेंट हो गया और 1 घंटे बाद वापस आप ले लें, वो भी सौरभ अलग चीज़ होती। बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ, बाद में आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन के अगले दिन, मतलब इतना लंबा वक्त लगता है पार्टी के सिस्टम में। प्रशांत और किशोर जैसा कि मैंने आपको सौरभ बताया, सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ, कि मैंने जिस लेवल पर बात की थी वो बहुत बड़ा लेवल बिहार के हिसाब से, बिहार बीजेपी के, और वहाँ इस बात की भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी। वो हैरान होकर हमसे पूछ रहा था लोग कैसा है, ऐसा है क्या, हमने तो ऐसा नहीं सुना। अच्छा, अब इससे आप समझ सकते हैं कि भाई कौन सा सिस्टम है, किस हिसाब से आपने मंथन किया, क्या किया, फीडबैक सिस्टम कैसा है, ये सारे सवाल ज़्यादा बड़े हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं नोट कर रहा हूँ लेकिन इस उपचुनाव के बारे में, कि प्रशांत किशोर नितिन नवीन पे उतना नहीं बोल रहे जितना वो सम्राट चौधरी पे बोल रहे हैं। मतलब वो, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिक्स तो सम्राट चौधरी के सामने ही है, बिल्कुल, तो निशाने पर उनके वही हैं। बिल्कुल सौरभ, और आपने चुनाव से पहले भी देखा होगा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कि सम्राट चौधरी पर वो लगातार निशाना साध रहे थे, क्योंकि प्रदेश के हिसाब से सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का वही है। और अब जब मुख्यमंत्री हैं, आपको वहाँ की राजनीति करनी है, तो पहली बात तो ये कि आपको उनको टारगेट करना है। दूसरी चीज़ कि सम्राट चौधरी के बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बोल सकते हैं। पहली बात तो उनके, वो बोलते ही रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बात कह रहे हैं, या बैकग्राउंड के लेकर जो बातें वो कहते रहे हैं, या अब जब शासन में आ गए तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसी चीज़ की आलोचना करें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
नितिन नवीन का अपना कंडक्ट भी ऐसा रहा है, अपना बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उसमें सवाल खड़े करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं बचती। तो एक तो उनको उसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि नितिन नवीन अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। और नितिन नवीन ने पिता से जो विरासत मिली उसको उन्होंने बहुत एक्सपैंड किया है, वोट बढ़ाया है। जैसे उनके बिहेवियर से सौरभ कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता। सत्ता आमतौर पर अपने साथ जो एरोगेंस लेकर आती है ना, तो उनके साथ नितिन नवीन जी के केस में ये छू कर नहीं गई है, तो वो वोट आप बढ़ा लेते हैं। तो वहाँ पर पीके ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत सम्राट चौधरी को चलें, तो ये तो खैर आज की बड़ी खबर की बात हो गई। और जो बातें बता रहे हैं कि बीजेपी को नहीं पता लगा कि कुछ कॉन्डक्ट को लेकर के या बैकग्राउंड को लेकर के जो चेक होना चाहिए था वो नहीं किया गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ इस जो आपके पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कुछ बड़ा सोच रहे हैं। ये इसलिए कि नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से अपनी पार्लियामेंट पे स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उसको लेकर के तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो कौन से बड़े कानून, कौन से बड़े बिल सरकार चाहती है कि उसको पास कराएं। महिला आरक्षण भी है उसमें और डिलिमिटेशन का बिल भी होगा और भी कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो तो एक बात लगातार चली रही है। इसके अलावा आप देखें तो प्रधानमंत्री ने अभी अपने जितने मंत्रालय हैं सबके सचिवों के साथ एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक पर बात बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन सारे सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री का मीटिंग करने का एक मतलब होता है। और इसी लीक पर कुछ कुछ गृह मंत्री चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री ने 2-3 काम इस बीच में ऐसे किए जो कि नज़र में आते हैं। देश के दशकों पुराने विवाद वो अमित शाह सॉल्व करवा रहे हैं। जैसे यमुना नदी का पानी का समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच करवाया उन्होंने। नर्मदा नदी के पानी और उसके रखरखाव पर जो खर्च होता है उसको लेकर के एक समझौता उन्होंने 4 राज्यों के साथ कराया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान इनके साथ कराया। आप बता रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि एक तीसरा बड़ा समझौता जो है वो भी हो सकता है। वो भी एक बहुत कई दशकों पुराना पानी का विवाद जो है वो देश में चल रहा है। इसी कड़ी में क्योंकि गृहमंत्री के सामने चैलेंजेस जो हैं वो घुसपैठियों को बाहर करना, घुसपैठ को रोकना, ये भी हैं बड़े, और उनका घोषित लक्ष्य है वो। उन्होंने देश के जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबके एसपीज के साथ मीटिंग की, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ। देश का गृह मंत्री और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके सामने फिजिकली सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बुलाए। अच्छा, मैंने इसमें कंट्रोवर्सी सुनी कि भाई गृहमंत्री एसपी से क्यों मुलाकात कर रहा है। गृहमंत्री चाहे तो सारे राज्यों के गृहमंत्रियों को बुला ले, गृहमंत्री चाहे तो सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को बुला ले, डीजीपी को बुला ले, उनको इंस्ट्रक्ट करे, उनसे काम करवाए ना। सीधा एसपी तक जाने की क्या बात थी? ये पहली बात तो सौरभ की ये बैठक पहले भी होते रही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बैठक थी, और काफ़ी समय से ये बैठक होते रही है। और फ़र्क बड़ा ये आया है कि पहले एक पार्टिकुलर मामले को लेकर, जैसे सीमा के पास सीमाई ज़िलों में कुछ क्राइम हो रहा है, कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, उससे संबंधित था। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने इसका विस्तार बहुत ज़्यादा कर दिया, और बहुत ज़्यादा इस रूप में कि जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं उस रूप में ये कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के हिसाब से कहें कि सीमाओं पे जिस प्रकार से इन लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। कैसे कि पहली बात तो आपको वहाँ पर टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्विलेंस के लिए कैमरा, रडार, अनाउंसमेंट, इस तरह की चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी जितनी सारी चीज़ें हो सकती थी। दूसरा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट। तीसरी चीज़ कि उस क्षेत्र के उन इलाकों के डेमोग्राफिक पर नज़र रखना, उसका अध्ययन करना, उस पर कार्रवाई भी कराना, उसको भी जोड़ा गया। चौथी चीज़ कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जो अंतिम गांव है वो अंतिम नहीं, पहला गांव है, प्रथम गांव है, ठीक, और वहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी स्कीम होती हैं उसका 100% मैक्सिमम सैचुरेशन होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। उसमें सौरभ क्यों ये फ़ायदा है आपके सुरक्षा के लिहाज से, ये सिर्फ डेवलपमेंट का पैरामीटर नहीं है कि जब आप अपने नागरिकों को जो एकदम बॉर्डर के गांव में रह रहे हैं उनको सारी सुविधाएं वहां पर देंगे, तो उन सुविधाओं के लिए उस जगह को छोड़कर वो शहर में नहीं आएगा। और वो लोग एक तरह से आपके सिक्योरिटी शील्ड में उनका भी योगदान रहता है, सिर्फ आपके पास फोर्स से ही काम नहीं चलता। तो स्थानीय लोगों को कैसे वहाँ पर जोड़ के रखना है, उसके लिए जो विलेज प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, सिक्योरिटी के बारे में मैंने की, टेक्नोलॉजी की बात की, नई चुनौतियाँ, ड्रोन से कैसे अटैक हो रहा है, एंटी ड्रोन क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार उस पर काम कर रही है। और उस लिहाज से ये जो बैठक थी, ये इसको आप कह सकते हैं कि इस तरह की बैठकों को
उन्होंने एक संस्थागत रूप दे दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, और आगे ये और मजबूत होगा। इसमें 4 लेयर किए गए हैं और उन चारों लेयर को एक साथ कोऑर्डिनेशन। पहले क्या होता था कि बस जैसे कि मैंने आपको कहा कि पर्टिकुलर मामले पे एक्शन होता था और बाकी किसी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अब जो सीमा पर जो सीमा सुरक्षा बल है, जो भी हो, वो एक यूनिट हो गया। दूसरी यूनिट हो गई आपकी वहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, लाइक ईडी, सीबीआई, आपकी खुफिया आईबी, सीबीआई, इस तरह की यूनिट। तीसरी यूनिट है कि आपका आपकी स्थानीय पुलिस वहाँ पे। चौथी यूनिट हो गई स्थानीय लोग। इन चारों को इंटीग्रेट करके इस तरह की सारी समस्याएं, चाहे मादक पदार्थ आ रही हो, चाहे अवैध घुसपैठ हो रहा हो, चाहे हथियार आ रहा हो, चाहे आतंकवाद आ रहा हो, इन सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास तंत्र होना चाहिए। और वो तंत्र, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। मतलब घटना हो जाने के बाद आप कुछ कर रहे हैं, इसके बजाय इस काम को ऐसा करना है कि घटना हो ही ना। वो ओवैसी जी ने एक बयान दे करके अपना बयान अमर कर दिया अमित शाह के बारे में, जो उन्होंने कहा ना कि ये आदमी कच्चे काम नहीं करता, हवाई फायर नहीं करता ये आदमी। तो वो भी इसी सेंस में कह रहे थे। बाद मामला बिल्कुल जुड़ा हुआ है इस मीटिंग से। उन्होंने भी कहा था कि ये घुसपैठियों के बहाने या एसआईआर के बहाने जिन लोगों के नाम कटे हैं उन सब की जांच करवाएंगे अमित शाह, कि ये जिनके पास कागज़ नहीं है तो ये डाउटफुल होंगे। तो खैर यहाँ भी जो है उन्होंने ये कहा कि किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अगर डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत असमानता दिखाई दे रही है आपको, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे वजह घुसपैठ है। वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। नहीं। तो वहाँ आपके कान पहले खड़े होने चाहिए। बिल्कुल। और सौरभ, ये जो घुसपैठ है, घुसपैठ उसका एक छोटा हिस्सा है। उससे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा किस लिहाज से, कि एक तो वैसे लोग हो गए जो आके यहाँ पर मान लिया रहने की मंशा में हैं, वो सपने पाले हुए हैं। दूसरा वैसा जो कि वहाँ पर रह रहा है आपके देश को बर्बाद करने के लिहाज से। बिल्कुल। वहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसके आधार पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, बिजनेस खड़ा कर रहा है, धार्मिक स्थान बना रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसका इस्तेमाल फिर वो कर रहा है देश को तोड़ने में। तो ये समस्या ज़्यादा बड़ी है। और सीमाई ज़िलों में उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन लगातार वो देते रहे हैं, इस बैठक से पहले भी, कि आप यहाँ पर अध्ययन करें कि पिछले कुछ सालों में किसकी संपत्ति में बहुत इजाफा हुआ है, किसने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, उसके पीछे पैसा कहाँ से आया है, कितने विदेश गए हैं, उनके दौरे कैसे रहे हैं, उस सब की पड़ताल कीजिए। और उसके हिसाब से जितने अवैध चीज़ें हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स भी तो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इलीगल स्ट्रक्चर सब हुए हैं, और वो उन पैसों से खड़े किए जा रहे हैं जो कि एकदम से सस्पिशियस और ये है। तो उन सब पे एक्शन लीजिए। और सर, अब ये तो हो गया, ये बात हो गई जो आप स्थल पे कर रहे हैं। ऐसे ही जो जल वाली सीमा है, ठीक है ना, तो वहाँ के लिए भी इसी प्रकार का स्मार्ट बॉर्डर प्रोग्राम बन रहा है। उसका नाम यही दिया गया है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, स्मार्ट बॉर्डर योजना। तो आपकी सीमाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा तकनीक के हिसाब से आधुनिक हो और सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो। इसके लिए दुनिया के दूसरे, जैसे खासतौर पे इजराइल का बहुत ज़्यादा अध्ययन भी कराया गया कि इजराइल अपने बॉर्डर की कैसे कैसे सुरक्षा करता है, जबकि चैलेंज उनकी तुलना में हमारे पास 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। इतनी बड़ी, बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर। तो उन सारी चीज़ों को उस रूप में अध्ययन करके, और ये टारगेट रखा है गृहमंत्री अमित शाह ने कि अगले 3 सालों में, जैसे मादक पदार्थों पे बहुत ज़ोरदार कार्रवाई आप देखेंगे कि अगले 3 सालों में उसमें आपको, जैसे नक्सलवाद को लेकर शुरू में जो बात कही गई थी और आज जो हो रहा है, ऐसे ही आज से 3 साल बाद आप देखेंगे कि जो ड्रग्स वगैरह के मामले में किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और ड्रग्स का पैसा आतंकवादी खूब इस्तेमाल करते हैं। सब अमित शाह के डोमेन में ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी, घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज और ड्रग्स। नक्सलवाद के बाद यही टारगेट है। हाँ। तो आतंकवाद आपने जम्मू कश्मीर में एक हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है, नक्सलवाद को ख़त्म किया। उसके बाद तीसरा बड़ा टास्क ये है कि जैसे म्यांमार के साथ हम लोग लगातार लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास वो सीमा रेखा है, उसकी बहुत स्मार्ट फेंसिंग कराई जा रही है। तो वो टॉप प्रायोरिटी में, आप जैसे नॉर्थ ईस्ट का आपका पूरा देखें रीजन, तो ज़्यादातर मणिपुर में एक समस्या आ गई। उसके पीछे वजह हम सभी जानते हैं कि क्या है। अन्यथा मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपका म्यांमार अगर जो है, वैसे कहूँ मैं, अगर म्यांमार को आपने साध लिया तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। और अभी म्यांमार के भी कुछ हफ्ते पहले म्यांमार के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी इलेक्शन जीते हैं वहाँ पे, वो भारत आए हुए थे और हमने शायद बात नहीं की उस बारे में। वो दौरा बड़ा यूनिक था कि उन्होंने
पहला दौरा भारत का किया, चीन का नहीं किया। चीन का बहुत इन्फ्लुएंस है म्यांमार, बिल्कुल। लेकिन वो भारत आए और कई दिन रहे थे, 4-5 दिन रहे थे। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो तो हाँ, आर्मी मतलब वो वाले ठीक है, हाँ, हैं, लेकिन उस लिहाज से भारत ने भी अपनी नीति में बदलाव किया कि हमें आधुनिक अभी के समय में जिस प्रकार के रिश्ते की ज़रूरत है उनके साथ कर रहे हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को, भारत को जितने तरजीह दी, उनके लिए तो बड़ी बात है कि भारत उसको उस रूप में अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो काफ़ी है उनके लिए। दूसरी चीज़ भारत के सामने ये था कि न सिर्फ ड्रग्स, हथियार बहुत ज़्यादा उधर से आते हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें करती हैं। तो वहाँ से उस काम को करना, बॉर्डर फेंसिंग कराना, अपनी देखिए ऐसा एक बात तो ये कहनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि देश की सुध इससे पहले कभी किसी ने नहीं लिया, ऐसा नहीं कहना नहीं चाहिए, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अभियान के तौर पर इन कामों को शायद इस तरीके से नहीं किया गया कि भाई अब बॉर्डर सिक्योरिटी है, 4 लेयर्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, AI का इस्तेमाल भी करो, अब डेमोग्राफी पता करो क्यों बदल रही है हमारे देश की, या नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से तरजीह मिली है पिछले 12 सालों के अंदर। नॉर्थ ईस्ट गए हुए हमारे प्रधानमंत्रियों को सालों साल हो जाते थे, और ये मेरे ख्याल से हर महीने इनका एक चक्कर लगातार हर केंद्रीय मंत्री को बोल दिया गया है कि आप लगातार दौरे करते रहे हैं। और जो बात आपने कही ना कि ये सही बात है कि हमेशा से ही सब सरकार कम या अधिक काम करते रही है। इन लोगों के दौर में सौरभ जो सबसे बड़ी चीज़ बदली वो ये कि पहली बात तो ये कि समस्या को पूरी तरह से एड्रेस करना, मतलब पहचानना कि हाँ ये एक समस्या है, बड़ी समस्या है, और एज ए होल पहचानना उसको, एक तौर पे ना देखना, उसमें देखना कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके बाकी क्या प्रभाव हैं, उस चीज़ को समझना, उसका समाधान किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए भी हॉलिस्टिक अप्रोच, कि जैसे मैं आपको बॉर्डर के बारे में मैंने बताया। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जब वो हो गया तो फिर एक्शन आप लें, और उसके लिए टारगेटेड टाइमलाइन, ये नहीं कि चलता है। देखिए हमारे यहाँ पर एक मतलब कमेटियां बनना एक मजाक बन गया था कि सरकार को जब भी कुछ करना होता है कमेटी बना दो। अच्छा, आतंकवाद हो गया जी, कमेटी बना करके जांच करवा लो, कुछ किसी भी चीज के लिए कमेटी बना दो। यहाँ हम देखते हैं हाँ ये लोग भी कमेटी से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट भी आते हैं, हम देखते हैं, और उस रिपोर्ट के ऊपर फिर कुछ होते हुए देखते हैं तुरंत। और वो टाइम फ्रेम लगभग तय रहता है कि कितने दिनों में आप आएगा, क्या कर रहे हो, किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। वो फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होता है। और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो वो फॉलोअप का सिस्टम, किस टाइम पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या करना है तो करना है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वजह, एक्सक्यूज़ तो वो लोग जानते नहीं। इसको बात मैंने छेड़ दी थी इसलिए कमेंट आपको मैं इस पर ले लूँ। हालांकि इस पर हमने सोचा है कि एक प्रोग्राम बनाएंगे आपके लिए अलग से। ये जल विवाद जो राज्यों के बीच में होते हैं ना, एक तो अपने आप में ना समझ में आने वाली बात है कि क्यों एक ही देश के अंदर राज्यों के बीच में कोई विवाद इतना लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाए। अरे भाई सब एक ही लोग हैं, कोई विवाद है तो देख लो, उसको सॉल्व कर लो कोई। लेकिन इसके लिए भी शायद इन्हीं की ज़रूरत थी कि मिशन मोड में आकर के, और उस वक्त हो रहे हैं सारे काम जब इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक सेंस में ये अच्छा है कि कम से कम वो एक कमांड के ऊपर सब लोग एक टेबल पर बैठकर विचार तो कर रहे हैं। नहीं तो ये विवाद कब से चले आ रहे हैं सारे के सारे। बिल्कुल सर। और न सिर्फ आप राज्य और केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की भी जो अलग अलग एजेंसी हैं उसमें टकराहट एक सामान्य सी चीज़ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि सड़क परिवहन मंत्रालय को इस बात को लेकर शिकायत रहती थी कि हमें NH निकालना है तो रेलवे अड़ंगा डालता है कि ये हमारी ज़मीन है। बताइए, ठीक। अब दोनों भारत सरकार के, दोनों देश के अंग, लेकिन वो टकराहट रहती थी। तो सरकारी चीज़ों में तो ऐसी चीज़ें खूब होती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या करना शुरू किया कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसमें अलग अलग सेक्शन इन्वॉल्व है, एक बैठक उनकी बुलाओ, सब एक साथ बैठे रहें, टॉप लीडर वहाँ बैठा रहेगा और वहीं पर फैसला होना है। यही होना चाहिए, वहीं हल निकालो इसका, जो करो अभी इसको यही करो। राज्यों के जल विवाद क्या है, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं तो वहाँ पर फिर आपके राज्य की क्या बात है, आपके राज्य की क्या बात है, और अगर बीजेपी सरकार दोनों जगह है तो काम आसान हो जाता है कि भाई इसका ये रास्ता है और इसको मानना होगा। जाहिर तौर पे जब भी आप कोई समझौता करते हैं तो एक को थोड़ा सा अधिक कुछ हो सकता है, दूसरे को थोड़ा सा कम हो सकता है, वो चीज़ें एग्जैक्ट होती नहीं। वो अगर नहीं करोगे तो सालों साल ऐसे लटका रहेगा, वो नुकसान ज़्यादा बड़ा है, कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उसका समाधान ये निकाला जाता है कि जो भी फॉर्मूला निकलेगा निकालो, इसको सॉल्व करो। उस लकीर पर ये लोग बहुत काम करते हैं। कह रहे नहीं, ये तो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, और कई पेंडिंग काम, मैं तो ऐसे कहता हूँ इसको। भारत के अभी सौरभ आपने एक देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस के बीच एक किश्तवाड़ में लफड़ा विवाद बड़ा नज़र आया। तुरंत उसको सॉल्व करके, अगर आप छोटे लेवल पर बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, सॉल्व हुआ। छोटे लेवल पर छोड़ देते तो फिर वो टकराहट
ये हमारा डोमेन है, ये हमारा अधिकार है, वो दूसरा वो कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी सौरभ, जम्मू कश्मीर में अगर इतनी शानदार सफलता हासिल हुई है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि कोऑर्डिनेशन पहले की तुलना में बहुत बेहतर किया है। ये सारे हमारे जवान सुरक्षा बल पहले भी थे, लेकिन तब कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करता था। अब टॉप लेवल पर बैठा व्यक्ति इस बात को समझता है कि आप में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप किसी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। रिजल्ट सामने आ उसका तो नक्सलवाद बहुत बड़ा उदाहरण है। सेना भेजने की मांग होती थी, मुझे याद है कई साल पहले तक, कि अब ये प्रॉब्लम केवल सेना ही हैंडल वही कर सकती है, और वहाँ भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे के भीतर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे गृहमंत्री अमित शाह का जो डोमेन है ना, वो समस्या के बहुत तह में जाते हैं। जब एक बार तय में जाते हैं तो सोल्यूशन आसान। तभी वैसे वो कहना पड़ा कि आदमी अच्छे काम नहीं करता है। काफी मुद्दों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।